हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस उड़ू परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में एक्सपेक्टेड फुल पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो साथी, जैसा कि इस बार एमटीएस और हवलदार एग्जाम 2025 को टारगेट करते हुए अपनी तैयारी हम लोग एक एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन साथ ही आज के इस क्लास में एमटीएस और हवलदार एग्जाम 2025 के लिए एक फुल पेपर को डिस्कस करेंगे। जैसा आपकी शिफ्ट में सॉल्व बनने वाले हैं, चारों सब्जेक्टों को मिलाकर उन्हीं क्वेश्चनों को आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो उम्मीद करूंगा इन सारे क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से आप ट्राई करके हल करना चाहेंगे, क्योंकि साथ ही इसमें 30 क्वेश्चन होने वाले हैं, लेकिन दमदार सॉल्व होंगे जैसे आपके पेपर में पूछे जाते हैं। टारगेट इसलिए आप सभी का 30 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो आपका एमटीएस और हवलदार का ऑफिशियल सिलेबस है। जीके पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा और साथ ही मैथ पूछा जाएगा। तो हमने आपसे कहा है कि एमटीएस और हवलदार एग्ज़ाम के लिए जो रीजनिंग और मैथ होता है, इसको आपको पास करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इसे पास नहीं करते हैं तो जो आपका मेन फाइनल रिजल्ट होता है जीके और इंग्लिश का रिजल्ट नहीं आता है। 40 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं रीजनिंग और मैथ में। यदि आपका बेसिक क्लियर होगा तो आप आराम से अच्छे से पास कर ले जाएंगे, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। हमने आपको साथ ही रीजनिंग मैथ की अलग से क्लास भी दे रखा है, तो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट देख लीजिए कैसे सॉल्व पूछे जाते हैं। बस डाटा चेंज रहेगा, जो क्वेश्चनों का लैंग्वेज रहेगा सेम रहने वाले हैं। ओके, तो उन्हीं क्वेश्चनों को आज के इस क्लास में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो उम्मीद करूँगा भाई ये इस पेपर को आप कंप्लीट लगाएंगे और अपनी तैयारी को परखेंगे। ओके, तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो साथ ही डेली क्लास सुबह 8 बजे, एक दोपहर में 12:35 पे और एक शाम में 6:35 पे। ओके, तो भाई चलिए पहला प्रश्न हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, साल्जबर्ग महोत्सव किस देश में आयोजित किया जाता है? एक सवाल आप सभी से पूछा जाएगा महोत्सव से। बताइए, साल्जबर्ग महोत्सव किस देश में आयोजित किया जाता है? तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया देश में। यानी पहले का बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। भारत, चीन और जापान विश्व के किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? बताइए साथी, भारत, चीन और जापान विश्व के किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1761 में। तो किसके किसके बीच में फाइट हुई थी? बताइए। एक तो देखिए, मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य के बीच में लड़ी गई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। यानी ऑप्शन ए यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को। निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बताइए साथी, भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो याद रखिएगा, असम में स्थित है। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। गोबी मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, इसका एक भाग निम्नलिखित में से किस देश में आता है? बताइए साथी, गोबी मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, इसका एक जो पार्ट है वो किस देश में आता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया, मंगोलिया या मेरे दोस्त मेडागास्कर। बताइए इसका एक पार्ट किस देश में आता है? तो याद रखिएगा, मंगोलिया देश में। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? बताइए साथी, जो लाला लाजपत राय जी थे वो किस बैंक के संस्थापक थे? तो सर जी पीएनबी के, यानी पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को। औरंगजेब ने अपने पिता किसको आगरे के किले में कैद करके रखा था? बताइए साथी, औरंगजेब ने अपने पिता किसको आगरे के किले में कैद करके रखा था? तो सर जी शाहजहां को। देख सकते हैं भाई, ऑप्शन भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए
अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को। वांडीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने किसको हराया था? बताइए दोस्त, वांडीवास के युद्ध कब हुआ था? लगातार हुआ था 1760 में साथी वांडीवास के युद्ध। 1761 में आपका पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। क्यों साथी? वांडीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने, तो भाई याद रखिएगा, फ्रांसीसी को हराया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 9 को। पुलित्जर पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए साथी, पुलित्जर पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो सर ये तो पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन यहाँ सब सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 10 को। गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? ये अच्छा सवाल है। गुरु शिखर किन पर्वत श्रृंखलाओं का सबसे सर्वोच्च शिखर है? बताइए साथी। तो याद रखिएगा अरावली पर्वत श्रृंखला का। ऑप्शन यहाँ सब सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को। हर 2 साल में राज्यसभा के कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? बताइए, हर 2 साल में राज्यसभा के कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो साथ ही याद रखिएगा 1/3, 1/3, यानी डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को। भारतीय संविधान ने भारत को निम्नलिखित में से किसको छोड़कर बाकी सभी होना घोषित किया है? तो भारतीय संविधान ने भारत को किसको छोड़कर बाकी सभी होना घोषित कर दिया है? तो देखिए, प्रजातांत्रिक गणराज्य को छोड़कर, बिल्कुल ठीक है, समाजवादी ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, लेकिन साथ ही साम्यवादी को छोड़कर, साम्यवादी को छोड़कर बाकी सभी होना घोषित कर दिया है। प्रजातांत्रिक गणराज्य होना ठीक है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लेकिन साम्यवादी को छोड़ दिया है भाई। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को। रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसे किस भाषा में लिखा गया है? बताइए साथी, रामचरित एक महाकाव्य है जिसे किस भाषा में लिखा गया है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा अवधी भाषा में, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को। देखिए, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेजेस। तो साथी इडियम फ्रेजेस का मतलब क्या होता है? मुहावरा। आपने हिंदी में तो खूब मुहावरा पढ़ा होगा, तो इंग्लिश में भी सेम साथी वही रहता, बस इंग्लिश में ट्रांसलेट रहता, आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे क्या बोला है, टाई द नॉट। टाई द नॉट का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे कोई सरकार आपस में गठबंधन करते हैं, गठबंधन होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? टाई द नॉट। इसका मतलब क्या हो जाएगा? टू पुट योर सेल्फ इंटू प्रॉब्लम, रॉन्ग। टू मेक फेटफुल डिसीजन, टू साइन द डील, सो रॉन्ग। तो डू गेट मैरिड क्या हो जाएगा साथी? टू गेट मैरिड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। गठबंधन करना, तो डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल सेम आपको मीनिंग बताना रहता है। जैसे टाई द नॉट, इसका मतलब गठबंधन करना, शादी होता है तो गठबंधन हो जाता है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या देखा है? सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ कर्नेल। सिनोनिम्स मतलब क्या होता है? पर्यायवाची। कर्नेल का मतलब क्या होता है? शारीरिक या यौन आनंद से संबंधित। क्या साथी? शारीरिक या यौन से संबंधित, शारीरिक या साथी यौन से संबंधित होता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा, ठीक है। अब बताइए आप लोग कि इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा? जैसे साथी चेस्ट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे पवित्र होता है। क्या साथी? पवित्र। पर्यायवाची जब आप सभी से पूछे, बिल्कुल समानार्थी आपको बताना रहता है। और सेंसुअल का मतलब क्या होता है? मन या शरीर को इंद्रियजन्य आनंद देने वाला, तो यही क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। तो कर्नेल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? सेंसुअल हो जाएगा। डिसेंट का मतलब आप जानते हो साथी, बिल्कुल शालीन। क्या मेरे दोस्त? शालीन होता है, ये बात याद रखिएगा। और स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है भाई? आप याद रखिएगा आध्यात्मिक होता है। क्या साथी? आध्यात्मिक होता है, ये बात याद रखिएगा आप लोग। तो इस सवाल का सेंसुअल बिल्कुल बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। सेंसुअल का मतलब होता है मन या शरीर को इंद्रियजन्य आनंद देने वाले। ओके,
याद रखिएगा। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ इंट्रिंसिक। एंटोनिम मतलब विलोम शब्द। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? एक तो आप बोल सकते हैं साथी अंत तरंग, अंतरंग बोलेंगे, अंत तरंग नहीं अंतरंग बोलेंगे, ठीक। और साथ ही इसके माने और एक होता है, जैसे हम बात करेंगे तो मूलभूत, क्या साथी? मूलभूत भी होता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इंट्रिंसिक का एंटोनिम्स मतलब कि अपोजिट। एलिमेंटल, एलिमेंटल का मतलब मूलभूत होता है, हमें पर्यायवाची नहीं चाहिए। एलिमेंटल का भी मतलब साथ ही मूलभूत होता है। इनैट का मतलब क्या होता है? इनैट का जन्मजात, जन्मजात हो जाए, जो अंतर्निहित जो होता है। और कॉनेट का मतलब क्या होता है? जन्मजात, सहज। और एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? अर्जित होता है। तो यही क्या हो जाएगा साथी? इंट्रिंसिक का एंटोनिम क्या होगा? एक्वायर्ड हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 को। सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4 एंड इंडिकेट इट बाय सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। प्रोवाइडेंस स्माइल्स डैश दोज हु आर डिलीजेंट, डिलीगेंट। बताइए इस सॉल्व का राइट आंसर क्या बनेगा? क्या फिल इन द ब्लैंक्स होगा? ईश्वर उन्हीं लोग पर मुस्कुराते हैं जो मेहनत करते हैं। प्रोवाइडेंस स्माइल्स दोज हु आर डिलीजेंट, इसका मतलब ईश्वर उन्हीं लोगों पर भाई मुस्कुराते हैं जो मेहनत करते हैं। आप जानते हैं यदि आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा, यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगा। और जो मेहनत करता है आप जानते हैं भगवान भी उन्हीं के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाते हैं और उन्हीं के ऊपर कुर्बान रख करते हैं। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स क्या होगा? तो साथ याद रखिएगा प्रोवाइडेंस स्माइल्स अपान, क्या साथी? अपान दोज हु आर डिलीजेंट, यानी इस सवाल का ऑप्शन सी क्या बनेगा? अब बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 क्या याद रखा है? सिलेक्ट द वर्ड विथ द करेक्ट स्पेलिंग। चेस्टिटी का मतलब क्या हो जाएगा भाई? चेस्टिटी का मतलब होता है शुद्धता, बिल्कुल ठीक है, इसका तो राइट स्पेलिंग शुद्धता हो जाएगा। और मैराथन, भाई मैराथन तो हम लेते हैं, क्लास लेते हैं मैराथन का, तो स्पेलिंग उसका तो हमें अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। यम में ARATHON होता है मेरे दोस्त, इसमें देखिए यम में RO दे रखा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। रिसर्ट का मतलब क्या होता है? साबित करना, क्या साथी? रिसर्ट का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? साबित करना होता है, ये बात याद रखिएगा। टॉक्सिटी का मतलब जहरीलापन, विषाक्तता होता है। टॉक्सिटी, टॉक्सिटी का मतलब जहरीलापन, विषाक्तता होता है। तो इस सवाल का कौन सा करेक्ट स्पेलिंग? सिलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। एक सेकेंड भाई, यहाँ से तो भाई हमने आपको कुछ अलग ही सवाल बता रहा है भाई। एक सेकेंड, करेक्ट स्पेलिंग हमें देखना है भाई, इसका मतलब केवल एक करेक्ट स्पेलिंग होगा भाई, हम ऑप्शन भी ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, सॉरी। चेस्टिटी का जो राइट स्पेलिंग होता है मेरे दोस्त CHAS, केवल होता है TITY होता है। यहाँ पे देखिए डबल ए दे रखा है, यहीं से रॉन्ग है। मैराथन का भी हमने आपको बताया है, MARATHON होता है। रिसर्ट का मतलब क्या होता है साथी? जिसका राइट स्पेलिंग होता है, याद रखिएगा साथी, REASS होता है भाई, SSERT होता है, ठीक। रिसर्ट मतलब हमने आपको बताया साबित करना, मैराथन की जो हम लोग क्लास लेते हैं। चेस्टिटी का मतलब शुद्धता होता है। टॉक्सिटी ये ठीक है, क्योंकि साथी जब हमने ये राइट स्पेलिंग देखा ना तब हमें अंदाज हो यार लगता है हम ये गलत कर रहे हैं क्या। ये आपका ठीक है साथी, टॉक्सिटी का जो जहरीलापन, विषाक्तता है, इसमें केवल करेक्ट स्पेलिंग केवल डी ऑप्शन वाला है, टॉक्सिटी। ओके, ध्यान दीजिएगा, डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसलिए भाई आप लोग बताते चलिएगा, कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड दैट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड। द हाइएस्ट पॉइंट, द हाइएस्ट पॉइंट को किसको बोलते हैं? हॉरिजॉन का, यानी साथी क्षितिज को, या पैराडाइज को, स्वर्ग को, या जेनिथ को, सबसे ऊंचा बिंदु, बिल्कुल ठीक है। तो साथी तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट किसको बोलेंगे? जो सबसे ऊंचा बिंदु उसको बोलते हैं। नदीर का मतलब क्या होता है? पतन। तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स।
देयर इज नो इन द कंटेन फॉर द वाटर टू फ्लो। बताइए साथी इस सवाल का राइट आंसर, सभी साथी बताएंगे। देयर इज नो मतलब कि देयर इज नो इन द कंटेनर फॉर द वाटर टू फ्लो। यहां पे साथी कंटेनर से पानी निकलने की बात हो रही है, यहां पर कंटेनर से पानी के निकलने की बात हो रही है, तो क्या फिल इन द ब्लैंक्स होगा? बताइए साथी, लिंक हो जाएगा? सॉरी लिंक तो होगा नहीं, आउटलेट हो सकता है, क्योंकि आउटलेट का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का आप साथी जिसे छेद बोलते हैं। छेद का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, जैसे कि द्रव या गैस बाहर आने के लिए, द्रव या गैस बाहर आने के लिए उसको हम छेद बोलते हैं। रूम नहीं, सॉरी रूम स्पेस हो जाएगा, और साथ ही स्केप क्या हो जाएगा, तो आउटलेट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 21 को। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड। वन हु कैन नॉट स्पीक, इसका मतलब वन हु कैन नॉट स्पीक, जो नहीं बोल सकता, क्या बोलते, बेबी या साथी क्विट या ऑर्फन या डम्ब। तो डम्ब का मतलब होता है साथी गूंगा या मुक, या तो यही आपका डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा साथी। तो 21 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा आप लोग। ओके, चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ से आप सभी का 22 क्या दे रखा है, हल करिए। सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ इंसिनरेट। इंसिनरेट का मतलब जलाकर राख कर देना, क्या साथी, जलाकर राख कर देना, जलाकर राख कर देना। तो इसके लिए क्या बनेगा बताइए साथी। पार्च, पार्च, पार्च का मतलब गर्म मौसम के कारण किसी क्षेत्र का जो सूख जाना। पार्च का मतलब क्या होता है बता सकते हैं? गर्म मौसम के कारण किसी क्षेत्र का सूख जाना। मॉडरेट, मध्यम स्तर का। इग्नाइट, जलना, आग लगाना, तो यही तो हो जाएगा। जैसे इंसनरेट का मतलब जलाकर राख कर देना, तो इग्नाइट आपका ठीक हो जाएगा। इग्नाइट का ही मतलब होता है जलना, आग लगना। और साथ ही क्वेंच का मतलब क्या होता है, प्यास बुझाना। क्वेंच का मतलब प्यास बुझाना। पार्च का मतलब जो साथी गर्म मौसम के कारण आप देखते होंगे किसी क्षेत्र का सूख जाना, उसको क्या बोलते हैं, पार्च। मॉडरेट का मतलब मध्यम स्तर का। ओके, ध्यान दीजिएगा, इग्नाइट सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 23 को। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ ओगल। ओगल का मतलब किसी को ध्यानपूर्वक देखना। ओगल जैसे आप किसी को एकदम बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, ओगल बोलते हैं। जैसे लीर का मतलब किसी को बुरी दृष्टि से देखना। भाई एंटोनिम बताना है, जस्ट इसका अपोजिट। लीर का मतलब होता है साथी ना किसी को बुरी दृष्टि से देखना। और गेज का मतलब बिल्कुल एकटक दिखता है, जैसे कि हम लोग लगातार देखते रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, गेज बोलते हैं। इग्नोर, अनदेखा करना, तो यही तो हो जाएगा अनदेखा। जस्ट इसका अपोजिट ओगल का मतलब है किसी को ध्यानपूर्वक देखना, तो जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। और जो साथी आपका GAWK दिया, इसका मतलब गॉग का मतलब क्या होता है, घूरना। जिससे हम लोग बहुत घूरते हैं उसको क्या बोलते हैं, गॉग बोलते हैं। तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दे रखा है, सिलेक्ट द वर्ड विथ द करेक्ट स्पेलिंग। यानी इसमें से भाई एक करेक्ट स्पेलिंग है, उसी को बताना है। बताइए साथी कौन सा करेक्ट स्पेलिंग आपको दिखाई दे रहा है। हमें तो सर जी केवल स्नैच्ड दिखाई दे रहा है, स्नैच्ड। इसका राइट स्पेलिंग क्या होना है, जो साथी देखते हैं कोई झपट्टा मार के छीन लेता है, क्या साथी, झपट्टा मार कर छीनना, छीनना। तो स्नैच का यही मतलब होता है, यानी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट स्पेलिंग यही था। ओके मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दे रखा है। अब देखिए साथी रीजनिंग के सवाल को हल करिएगा आप लोग। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। जैसे क्या दे रखा है श्रृंखला, 3, 7, 22 और 89 है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो इस क्वेश्चन मार्क के लिए कितना आएगा। चलिए हल करिए आप सभी साथी, सभी दोस्त हल करेंगे। इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा।
तो फटाफट हल करेंगे साथी। तो यहाँ से यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे तो नंबरों का जो श्रृंखला वो बढ़ रहा है। तो 3 से 7 क्या, यानी साथी पहले 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6। तो 6 में यदि साथी हम 1 को जोड़ देंगे तो 7 बन जाएगा। उसी प्रकार देखिए 7 से 22, यानी 7 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 त्रिक 21। 21 में यदि +1 को जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा। फिर देखिए 22 से डायरेक्ट 89 क्या है, यानी आप जानते हैं 22 में यदि 4 का गुणा आप करेंगे तो 88 होता है। 88 में 1 जोड़ देंगे तो 89 बन जाएगा। अब श्रृंखला देखिए कैसे हुआ है, पहले 2 का मल्टीप्लाई फिर 1 जोड़ा, फिर 3 का मल्टीप्लाई 1 जोड़ा, फिर साथी 4 का मल्टीप्लाई किया फिर 1 जोड़ा। तो उसी तरह साथी हम इस 89 में पहले 5 का मल्टीप्लाई करेंगे फिर 1 को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए पहले 5 का मल्टीप्लाई इस 89 में करते, कितना आता है, जैसे 5 9 45 का 5 4, 5 8 40 4 44, यानी 445 आ रहा है। तो इसमें 1 को और जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 446 हो जाएगा। 446 जो कि साथी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए साथी किसी प्रकार का दिक्कत यहाँ पे आप सभी को? तो उम्मीद करूँगा ये प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दे रखा है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस अक्षर युग्म को चुनिए जिनमें वही संबंध है जो नीचे दिए गए अक्षरों में युग्म है। पहले साथी आपको इनका रिलेशन चेक करना है, जो आरपी का रिलेशन यस क्यों है यही सेम चेक करना है आप सभी को। चलिए पहले इन दोनों का रिलेशन चेक करेंगे, जो नियम लगा है जो मेथड लगा है सेम ऑप्शन भी आप वही सर्च करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें हर एक अक्षर का कोड कर देते हैं। आर होता 18, पी होता 16, यस होता 19, क्यू होता 17। देखिए 18 से 1 19 यानी +1 किया है, 16 से 1 यहाँ पे 17 किया है। बिल्कुल इजी भाई, इसमें तो +1 किया है। अब यही सेम हमें +1 का कोडिंग देखना है ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन है। चलिए पहला ऑप्शन को चेक करते हैं। जैसे पहला ऑप्शन देखिए जे है, एल है, इसका कोड क्या किया है, आई के किया है। आप जानते साथी जे होता है 10, आई होता है 9 नंबर का, यल होता है साथी 12 नंबर का, के होता है 11 नंबर का। इसमें तो मेरे दोस्त देखिए -1 कर रहा है, इसमें -1 कर रहा है। हमें क्या चेक करना है, +1 चेक करना है। ठीक, तो यही सेम अब हम साथी ऑप्शन बी पे चलेंगे। जैसे ऑप्शन बी केजी का रिलेशन यल एच चेक करना है। के होता है साथी 11, यल होता है 12, जी होता है 7, एच होता है 8। तो देखिए 11 से 12 यानी +1, 7 से 8 +1, तो इसमें देखिए +1, इसमें भी +1। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक आंसर हो चुका, क्योंकि जो आरपी का रिलेशन यस क्यू से था वो +1 करके किया था। इसका मतलब हमें मालूम हो चुका है कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। ओके दोस्त, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 को, एक विशिष्ट कूट भाषा में पोयम को इतना नंबर लिख रहा है, रॉब को इतना नंबर लिख रहा है, तो उसी कूट भाषा में मैट को क्या कोड होगा, बताइए साथी। सभी साथी हल करेंगे। पहले हम लोग सबसे पहले पोयम को रिलेशन को हल करते हैं। कैसे इसमें दिमाग लगाया है, जैसे इसमें 13 कोड किया है, 5 किया है, 1 किया है, फिर 1 किया है, 6 किया, यही कोड किया है। तो चलिए मेरे दोस्त इस सॉल्व का राइट आंसर आपके अनुसार क्या होगा, हल करिए मेरे दोस्त। आप सभी साथी इसमें क्या दिमाग लगाया है, आप लोग हल कर सकते हैं, बताइए साथी। तो यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे साथी, बस अक्षर को देखिए और नंबर को देखिए। यदि आपको ए से लेकर जेड तक हर एक अक्षर का कोड मालूम होगा तो आराम से सॉल्व राइट आंसर दे सकते हैं। जैसे देखिए पी का कोड कितना होता है, 16 होता है, जो कि यहाँ पे देखिए पी का कोड 16 कर दिया है। फिर साथी ओ का कोड कितना होता है, 15 होता है, तो देखिए यहाँ पे 15 कोड कर दिया है। और साथ ही ई का कोड कितना होता है, 5 होता है, तो यहाँ पे देखिए 5 कर दिया है। एम का कोड कितना होता है, 13 होता है, तो यहाँ पे 13 कर दिया है। यानी साथी पोयम से तो पी से तो स्टार्ट किया है, लेकिन जो इसका कोड क्या है ना, आखिरी से शुरुआत किया है। देख सकते हैं आप लोग, पी को यहाँ पे किया है और ओ को साथी यहाँ पे किया है, ई को यहाँ पे किया है, एम को यहाँ पे किया है। तो आप सभी को मालूम हो चुका होगा कि अब साथी जो इसमें अक्षर दिए हैं, स्टार्टिंग से आपका अक्षर तो दिया, लेकिन लास्ट से उसका कोडिंग क्या है, लास्ट से कोड करके नंबर लिख रहा है। रॉब को भी चेक करते हैं, रॉब को हम अपने से लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे आर होता है 18, तो लास्ट में 18 को लिखेंगे।
बी होता है 15, तो बीच में लिखेंगे बी को। देखिए यही सेम कोड किया होगा, 2 15 18, देखिए यही सेम कोड किया है। इसका मतलब आर 18 होता है तो लास्ट में 18 लिखा, ओ 15 फिर इसके पहले लिखा, फिर बी देखिए 2 होता है। सेम साथ यही दिमाग हम मैड में लगाएंगे, यम ए आई डी। यम होता है 13 तो सबसे लास्ट में, ए होता है 1 तो यहाँ पे लिखेंगे, आई होता है 9 तो यहाँ पे, डी होता है यहाँ पे। देखिए ये कौन सा है, 4 9 113, 4 9 113, ऑप्शन बी। तो 27 का बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर जी। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 28 को। 18 का रिलेशन 323 है तो 38 का रिलेशन क्या बनेगा। 1 मिनट का समय है, यदि आपको स्क्वायर मालूम होगा तो आराम से दे सकती है सॉल्व का राइट आंसर। 18 का पहले 323 का रिलेशन चेक करेंगे। 18 323, 18 का स्क्वायर कितना होता है, आप जानते हैं 324 होता है, तो इसमें से एक माइनस कर दीजिए, 323 बन जाएगा। तो अब साथी हमें 38 का स्क्वायर चेक करना है। 38 का क्या होता है, तो सर जी 1464 यानी साथी 14 से 44 होता है, इसमें से माइनस एक कर देंगे तो 14 से 43 हो जाएगा। तो यही तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, स्क्वायर करा फिर उसका -1 कर दे रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29 को। 68 निम्न में से किस संख्या का 25% है, ये सॉल्व हल करिए भाई। 68 जो है वो किस संख्या का 25% है, हल करिए साथी। कितना इजी सॉल्व भाई, 25% जो है ये साथी 68 के बराबर है। यदि साथी हम लोग 100% के बराबर लिखेंगे तो 68/25 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाएगा। तो 25 से कम 25, 25 का 100, 4 32 का 2, 4 32 2 3 4 6 24 3 27, तो कितना आ रहा है 272। तो 68 की संख्या का 25% तो 68 का है, और सॉरी 272 का है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 को। देखिए फेल्योर का रिलेशन FRULIAG है, तो सक्सेस का रिलेशन क्या बनेगा। तो ये सवाल आप सभी लोगों के लिए HW रहने वाला है। इस सवाल का राइट आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। सभी साथी पहले पॉज करिए, हल करिए, उसके बाद राइट आंसर दीजिए। तो साथी फाइनली 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आप बताइए मेरे दोस्त कि आप सभी का आज की इस एक्सपेक्टेड फुल क्वेश्चन पेपर में से कितना स्कोर रहा 30 क्वेश्चन में से, सभी साथी बताएंगे ईमानदारी के साथ। तो उम्मीद करूँ दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपने बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट लगाया होगा। तो साथी आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि लगातार क्लास आ रही है। ओके दोस्त, तो सभी को जय हिंद, जय भारत। मिलते साथी शाम में 6:35 पे एक और नए क्लास के साथ। तो आप लोग पढ़ाई करिए, अच्छे से मेहनत करिए साथी। ओके, इस बार हमें सिलेक्शन लेना है। सभी को ऑल द बेस्ट, धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।